Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Before continuing this lecture, I would like to give you a summary of the last lecture. So last time we started discussing three products: insurance, housing finance and remittances. जब हमने स्टार्ट ये कोर्स किया था माइक्रो फाइनेंसिंग में, तो हम बेसिक चीज़ देख रहे थे कि हमारे सबसे पहले मैं देखा था कि माइक्रो फाइनेंसिंग के यूजर्स कौन से। पहले हमने काफ़ी फोकस किया था कि मार्केट के अंदर जो मेन लोग जो ये सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। एंड वी हैड अ हार्ड टाइम, वी डिड नॉट हैव अ हार्ड टाइम बट नॉर्मली पीपल हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस कि कुछ जो लोग बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड में होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हाउ कैन दे प्रोवाइड सो मच इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड वाई, एंड कैसे लोग बिजनेसेस कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। हमने पहले ये बात भी की थी कि नॉर्मली हम इन सब प्रॉब्लम्स को फिलैंथ्रोपी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलैंथ्रोपी से मुराद है कि हम डोनेशंस और इस तरह की चीज़ें दे के हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे टू डू इट। और सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि हम कब तक उनको ऐसे कर सकेंगे। अगर हम उनकी लाइफ में वाकई कोई चेंजिंग चाहते हैं तो देन वी हैव टू मेक देम पार्ट ऑफ द मार्केट, देन वी हैव टू इंक्लूड देम इन आवर सिस्टम। एंड वो सब करने के लिए हमें फिर माइक्रो फाइनेंसिंग इज प्लेइंग अ ग्रेट पार्ट, एंड दैट्स व्हाट वी सी, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। उसके बाद हमने देखा कि प्लेयर्स कौन से मार्केट के अंदर। एंड रिसेंटली अभी जो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम ये देख रहे थे कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स इनको ऑफर किए जा सकते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। So you can look into the last lecture to see all that. So specifically last time मैंने स्टार्ट किया था इंश्योरेंस से, और उसके बाद हम हाउसिंग फाइनेंस की तरफ आए थे, और रेमिटेंसेस। ये तीन मार्केट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का बॉटम ऑफ द पिरामिड पीपल को, इसलिए कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपका रिस्क रिड्यूस करती है, एंड दीज पीपल हैव ह्यूज रिस्क इन देयर लाइफ्स। और अगर हम इनके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, तो अगर हम इनके रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम हेल्थ इंश्योरेंस, बाय प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, तो उनकी एक तो उनकी लाइफ भी बेटर होगी, वो एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव पार्ट भी बनेंगे, और उनसे प्रॉफिट्स भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में देखा कि हाउसिंग इज़ अ बिग इशू। आपने देखा होगा अक्सर कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग होते हैं वो बड़ी बुरे हालात में रह रहे होते हैं। अगर वो किसी गांव में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बेसिक सी इन्वायरमेंट है, मिट्टी के घर आपने अक्सर देखे होंगे, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। अगर वो खुद से लोगों ने बनाए होते हैं, ज़्यादा बारिश होती है, कोई ऐसा जलजले वगैरह आते हैं, तो दे आर एट देयर लाइफ्स आर एट स्टेक। एंड उसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत गंदी जगहों पर रह रहे होते हैं। अगर आप शहरों में देखें तो स्लम्स में रह रहे हैं, नाल लेक के करीब अक्सर पाकिस्तान में आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। सो वी हैव अ पोटेंशियल, हम हाउसिंग फाइनेंस उनको प्रोवाइड करके उनको एक अच्छी हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा रेमिटेंसेस की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लोग अपना मुल्क छोड़ के आगे पीछे जाते हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इमिग्रेट करते हैं, मिडल ईस्ट भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं। सो ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, तो ये लोग जब जाते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड दे सेंड मनी, एंड रेमिटेंसेस इज़ अ बिग पार्ट। और रेमिटेंसेस में को कन्वेंशनल प्लेयर्स ने इतना सीरियसली शुरू में लिया नहीं, जिसकी वजह से वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम टाइप जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए। एंड लेकिन अब जो हमारे कन्वेंशनल बैंकिंग में प्लेयर्स हैं वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ आएँ। सो वी जस्ट गॉट स्टार्टेड ऑन दीज प्रोडक्ट्स, एंड आज ज़रा मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या एस्पेक्ट्स हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के, और किस तरह से ये सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम इन लोगों को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we will continue with insurance, housing finance and remittances. So where we left last time, let's examine some of the successful cases that exemplify the principle of good product design. So सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सक्सेसफुल केसेस देखते हैं जो एग्जाम्पलीफाई करते हों प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन। आपने देखा होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में भी आपसे बात की है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, जिसमें एक सब प्राइम फॉलिसी एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। उससे मुराद है कि जब भी हम इन लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बारे में सोचते हैं तो वी जस्ट थिंक कि जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं मिडिल क्लास को, उसी जैसा उसका एक
स्केल डाउन वर्जन हम इनको भी दे दें और इनको भी वही प्रोडक्ट ऑफर कर दिया जाए। और स्केल डाउन वर्जन ऑब्वियसली बिल्कुल उस जैसा नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा स्केल डाउन वर्जन करके इनको भी प्रोवाइड कर दिया जाए, बट दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। सब प्राइम मार्केट, सब प्राइम का वर्ड, ये सब प्राइम पॉलिसी तो काफ़ी पुराना वर्ड है, लेकिन सब प्राइम पिछले से काफ़ी अर्से से काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। सब प्राइम मॉर्गेजेस खास तौर पे आ रही हैं। सब प्राइम मॉर्गेज से मुराद है कि आप सब प्राइम से मॉर्गेज से मुराद है कि एंड सब प्राइम मॉर्गेजेस को वो वजह करार दिए गए जिसकी वजह से इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। सो सब प्राइम मॉर्गेजेस बेसिकली है क्या थी? देखिए, अगर हम मॉर्गेज एक नॉर्मल मॉर्गेज होती है। जब एक आदमी को मॉर्गेज क्या होता है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मॉर्गेज? मॉर्गेज तब प्रोवाइड की जाती है जब कोई भी बंदा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू बाय अ हाउस, और उसके लिए आपको एक लार्ज लम सम अमाउंट चाहिए होती है। एंड नॉर्मली लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं एट अ टाइम। हो सकता है उनको स्टेबल जॉब्स हों, स्टेबल बिजनेसेस हों, जिनसे उनके पास एक रेगुलर कैश फ्लोज आ रही हो, लेकिन नॉर्मली उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसको फाइनेंस कर सकें अपनी हाउस बाइंग को। सो इसके लिए बैंक ने जो प्रोडक्ट ऑफर किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड मॉर्गेज। और मॉर्गेज में ये होता है कि बैंक आपको आपकी जो मॉर्गेज अमाउंट होती है, जितने का अपने घर खरीदना चाहते हैं, आप उसका पूरा लोन दे देता है। एंड देन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 15 to 20 ईयर्स आप मंथली पेमेंट्स करके अपना लोन पे ऑफ कर देते हैं। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे इट्स नॉट वेरी कॉमन, लेकिन बाहर अगर देखा जाए तो यूरोप में, अमेरिका में मोस्ट ऑफ द हाउसेज पीपल जितने भी घर में रह रहे होते हैं, मेजोरिटी आर इन मिडिल क्लास एंड मेजोरिटी आर बाइंग देम, मेजोरिटी बाय देम थ्रू मॉर्गेजेस। सो जो सब प्राइम मॉर्गेज थी वो ये कि देखिए, अगर हम एक ऐसे बंदे को मॉर्गेज दे रहे हैं हु हैज़ अ गुड स्टेबल लॉन्ग टर्म जॉब, और जिसका एक अच्छा स्टेबल बिजनेस है, तो उसको एक लॉन्ग टर्म में अच्छी कैश फ्लोज मिल रही हैं। सो अगर हम ऐसे बंदे को ऐसा मॉर्गेज देते हैं तो वी आर सेफ, वी आर कंसिडर। देखें, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन वी आर सेफ। हम अपने आप को सेफ कंसिडर करते हैं कि इस बंदे की स्टेबल, इफ़ वी आर अ बैंक, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक, तो हम ये अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम एक स्टेबल इनकम के लिए बंदे को मॉर्गेज दे रहे हैं तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर। एंड और ऑब्वियसली जितना इंटरेस्ट रेट हमने उनसे रिक्वायर्ड रखा है वो भी हमें रिकवर हो जाएगा, विल मेक प्रॉफिट्स। लेकिन हम अगर ऐसे बंदों को देते हैं जिनकी जॉब स्टेबल नहीं है, तो जॉब स्टेबल नहीं है और इस तरह की चीज़ें उनको भी अगर हम दे देते हैं तो देयर इज़ अ हाई डिफ़ॉल्ट। उनकी जो डिफ़ॉल्ट होने की, डिफ़ॉल्ट से मुराद है कि वो पैसे जो आप उनको लोन दे रहे हैं मॉर्गेज का, वो आपको पैसे वापस नहीं दे सकेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट रेट हाई है तो ऑब्वियसली आप उनसे जो इंटरेस्ट रेट रिक्वायर करेंगे वो भी हाई होगा। सो जो सब प्राइम मॉर्गेजेस हैं, जो प्राइम मॉर्गेजेस हैं, वो ऐसे बंदों को जो स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी अच्छी हिस्ट्री हो, उनको अगर मॉर्गेज देते हैं इट्स कॉल्ड अ प्राइम मॉर्गेज। लेकिन अगेन बॉटम ऑफ द पिरामिड की जो हमने बात की थी, बॉटम पिरामिड में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख या उससे कम, साल की इनकम 3 लाख या उससे कम पाकिस्तानी रुपीज़ है। अगर ऐसे लोगों को ऐसी मॉर्गेजेस दी जाएँ तो, और उनके पास अगर स्टेबल इनकम नहीं है, तो क्या देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ डिफ़ॉल्ट। और बैंकिंग में असल में होता है, बैंकिंग में असल में होता है कि जिस भी जो आपको पता है, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हो तो उसमें एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न, ये चीज़। एंड इसमें क्या है, एंड अगर हम सब प्राइम मॉर्गेज की बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइम मॉर्गेज, तो सब प्राइम में जो आपका रिस्क है वो ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, अगर इफ़ यूर अ बैंक यू विल रिक्वायर मोर रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न अपना इंक्रीज़ कर देते हैं, वो भी उन लोगों पे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में, जो लोग जिनकी सिचुएशन पहले से इतनी अच्छी नहीं है, सो दैट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, वो तो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे ही करेंगे। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब प्राइम मॉर्गेज। और इस केस में भी जो गलती हुई वो यही हुई कि हम जो बैंक्स ने डिफ्रेंशिएट किया प्राइम मॉर्गेजेस में और सब प्राइम मॉर्गेजेस में, वो इतना ज़्यादा नहीं था। जो वो प्राइम से मुराद है वो लोग जिनकी अच्छी पेमेंट हिस्ट्री थी, जिनकी अच्छी स्टेबल जॉब्स थी, उनको जो मॉर्गेजेस दी जाती थी। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में सब प्राइम लोग हैं जिनके इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं होते, उनको भी सेम काइंड ऑफ मॉर्गेजेस दी जा रही थी, सिर्फ उनको थोड़ा सा स्केल डाउन वर्जन दिया जाता था। स्केल डाउन की छोटी मोटी चेंजेस होती थी, उतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती थी। तो लेकिन हम ये देख चुके हैं कि हमने ये भी देखा है कि अगर हमने ये देखा है कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोन नॉर्मली दिए जाते हैं उससे जो लोन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों को, उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। हमने ये बात देखी थी कि नॉर्मली अगर कोई बैंक के क्रेडिट कार्ड किसी को देता है जो एक मिडिल क्लास का बंदा है, इसकी अच्छी स्टेबल जॉब है, तो अगर वो एक डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट के ऊपर,
तो बैंक्स उसको बड़ा इजीली लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर उसने एक आध पेमेंट पे डिफॉल्ट की है, उसकी एक अच्छी स्टेबल जॉब हमें वापस कर देगा पैसे, लेकिन अगर उसने डिले किया है तो उसको एक पेनल्टी पड़ेगी, उसका बैंक को ज़्यादा फायदा। लेकिन इन द केस ऑफ सब प्राइम, इन केस ऑफ जो हम बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोन्स देते हैं थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग, उसमें अगर एक आध पेमेंट मिस होती है तो वी हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली। हमें जाके पता करना पड़ता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई डिडंट यू पे, अब आपको क्या इशू है, एंड उसके अंदर मैं आपको बताया था कि सोशल इंटरमीडिएशन प्रोवाइड करके हमने इस मसले का हल करना होता है। लेकिन अगर हम उसको भी इसी तरह छोड़ देंगे तो वो जिस तरह से हम इजी लेते हैं अपने एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या प्राइम लोन को, उसी तरह से हम सब प्राइम लोन या उसको जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का लोन है उसको भी इजी लेंगे, देन द कंसिक्वेंसेस विल बी वेरी 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 बैड। इसलिए कि एक बंदा अगर डिफॉल्ट, अगर वो बंदा देख लेगा, जब देखिए देयर इज़ अ क्रेडिबिलिटी इशू यहाँ पे, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब लोगों को पता चल जाता है कि द प्रोवाइडर्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, बिकॉज अगर वो अपना इतना इसमें सोशल इंटरमीडिएशन एस्पेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो उन लोगों को भी आइडिया होता है कि यार ये माफ़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो देन दे हैव देन वो शेयर करना शुरू करते हैं, देन वो पे करने से कतराएंगे, कहेंगे किस लिए पे करें, एंड अगर वो एक पे नहीं करेगा तो सारे डिफॉल्ट कर जाएंगे, बिकॉज सारे बाकी भी देख रहे होते हैं। सो दैट्स वाई देखें देयर इज़ अ डिफरेंस, और ये सब चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइन में बड़ी आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई चीज़ आप मिस करते हैं देन आपको जो माइक्रो फाइनेंसिंग का अगर आपको इनिशिएटिव लेते हैं, द होल इनिशिएटिव कैन गो एस्ट्रे। सो these things, product design is a very important aspect। और अगर आप if you're a bit rusty, just go back to the last few lectures जिसमें हमने product design के बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कशन सारी की। So now I'll move forward to some successful examples। So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। Before I continue, I gave you a few examples before as well, जिसमें मैंने आपको बताया था कि health insurance is a big issue. Health is a big issue for the people who are living at the bottom of the pyramid. Because देखें जो उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, अगर if they have a health issue, देन उनकी सारी सेविंग्स उनकी हेल्थ पे लग जाती हैं, एंड देन दे कैनॉट वो अपनी ऑब्वियसली जो उनका छोटा मोटा सिस्टम चल रहा होता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो एक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनके पास जो छोटी मोटी सेविंग है वो उनकी सारी उनकी हेल्थ इश्यूज़ पे लग जाती है, देन दे हैव नथिंग टू स्पेंड ऑन देयर बिजनेस, जिससे ना हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल भी ना आ सके, कुछ भी ना हो सके, और उनका बिजनेस और बड़ी आसानी से वो एक डाउनवर्ड स्पायरल पे चले जाते हैं, जिससे निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो हेल्थ इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए हम इन तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनीज इन लोगों को कंपैरेटिव से मुराद है कि अच्छे पैकेजेस पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, तो इट कैन बी रियली हेल्पफुल टू देम। एंड इसमें हमने एक और बात भी की थी लास्ट टाइम कि शायद आपको याद हो कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम बात करते हैं तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि इनको आप टॉप नॉच हेल्थ इंश्योरेंस दे दें जिसमें आप इनकी सारी की सारी जो भी इन्हें बीमारियाँ लगती हैं उसके आप पूरा इलाज करें। हो सकता है काफ़ी लोगों को कैंसर हो जाए, उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाएँ, और जो हेल्थ इंश्योरेंस के उनको प्रोवाइड ना कर सकती हो, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप उनको फुली इंश्योर नहीं कर सकते तो आप उनको पार्शली इंश्योर भी ना करें। पार्शली इंश्योर से मुराद है कि अगर उनको बीमार होते हैं या फिर उनका एक ऐसी डिजीज़ होता है जिसका इलाज हो सकता है। देखिए अगर आप आज हम बात करते हैं तो आजकल ये लोग कहते हैं कि सैनिटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, हेपेटाइटिस वगैरह उनको हो सकता है, लेकिन उसका इलाज मौजूद है। अगर वो हेपेटाइटिस या टीबी या ऐसे या टीबी की बात हम करते हैं या मलेरिया, दीज काइंड ऑफ स्टफ, अगर इनसे इनका इलाज हो जाता है तो आप तो वो बंदा जो एक या तो ऑब्वियसली अगर उसका इलाज नहीं होगा तो वो मर जाएगा, या उसका इलाज अच्छा नहीं होगा तो वो हो सकता है कि उस तरह से ऑप्टिमली परफॉर्म ना कर सकता हो। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को बीच में, इंश्योरेंस कंपनीज को बीच में ला के इनको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो देन दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू देम। इस सिलसिले में मैं कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी पर्सनल रिसर्च कि अगर देखा जाए तो दुनिया में अभी देखा है कि हमने रिसेंटली देखा है कि चाइना में जो सेविंग्स उनकी बहुत रेट हाई है, वो लोग अपनी सेविंग जो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो लोग अपनी स्पेंडिंग पे बहुत कम पैसे रखते हैं, सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह मेन यही है कि वहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस उस तरह से चाइना में अभी प्राइवेट इंश्योरेंस आ रहे हैं,
लेकिन उन्होंने वाइड स्केल ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना उनके पास कोई दूसरा ऐसा जरिए जिससे वो जिस तरह से आप बात करते हैं यूरोप में, तो यूरोप में गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए सब चीज़ें। तो इस वजह से वो कंजम्पशन नहीं करते। अगर वो कंजम्पशन नहीं करेंगे तो उनका जो जीडीपी है वो लो रहेगा और उनकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। बिकॉज अगर लोग पैसे लेके सारे सेव करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो बिजनेसेस में स्पेंड नहीं हो रहा। अगर वो स्पेंड नहीं हो रहा तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। जॉन मेनार्ड केन्स की अगर हम बात करते हैं, जो 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे, वो भी ये कहते थे कि जो पैसा सेव होता है दैट्स ऑफ नो यूज़। जो पैसा स्पेंड होता है वो इकॉनमी में एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, तो उसकी वजह से पूरी इकॉनमी में वो चीज़ें चलती हैं। सो अब चाइनीज़ गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करिए कि वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करे, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस चाइनीज़ आर नॉट इंक्रीजिंग देयर स्पेंडिंग इज़ दैट दे कि उनकी लाइफ में जो हेल्थ का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जिसके लिए उनके पास कोई अप्रोप्रिएट वो सोल्यूशन नहीं है। तो वो पैसे सेव करते हैं कि इन केस उन्हें कोई मसला होता है तो उनके पास पैसे हों कि वो अपना इलाज करवा सकें। राइट, सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। और अभी हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में अभी हम क्या सिचुएशन जा रही है। अराउंड द वर्ल्ड एन एस्टिमेटेड 1.3 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू हेल्थ केयर। सो 1.3 बिलियन इज अ स्टैगरिंग नंबर, इट्स अ हाई नंबर। 1.3 बिलियन पीपल ऐसे लोग हैं जिनके पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है। Poverty makes it difficult for millions more to afford good quality treatment, and obviously आपने देखा होगा कि मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की करी है, हम बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज दरियाफ्त होता जा रहा है। और अगर आप ओवरऑल दुनिया में ट्रेंड देखेंगे तो एवरेज एज अब बढ़ती जा रही है। बड़ी अच्छी रिसर्च हो रही है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिजीज़ ह्यूमंस को हैं उनका इलाज किया जाए। कैंसर पे बहुत रिसर्च हो रही है और काफ़ी अच्छे एडवांसेस भी किए गए इन सब चीज़ों में। लेकिन द इशू विद ऑल दिस इज़ कि अगर आप अपना इलाज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज अगर कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैंसर पर रिसर्च हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये लोग इस पर काफ़ी पैसा लगता है ये सब चीज़ें करने में, तो ऑब्वियसली जब इलाज डिस्कवर होता है तो वो भी कॉस्टली होता है। सो जो ऑब्वियसली जो हमारे गरीब लोग हैं, पॉवर्टी में लोग हैं, उनके लिए इलाज होने के बावजूद वो इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो इलाज नहीं करवा सकते। सो दैट इज़ अ ह्यूज इशू जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। The cost of treatment together with lost income during an illness can send a working poor family back into severe poverty. दोबारा मैंने आपसे बात की थी कि जो कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की टुगेदर विद लॉस्ट इनकम, देखें एक तो इसमें डबल कॉस्ट आ जाती है। पहली कॉस्ट कि आपके पास जो आपकी सेविंग थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, यू हैव टू स्पेंड दैट ऑन योर ट्रीटमेंट। एंड सेकंड जो हम बात करते हैं टुगेदर विद लॉस्ट इनकम ड्यूरिंग एन इलनेस, उसके अलावा जो आपकी इनकम है वो भी लॉस है। बिकॉज जब आप सही नहीं है, जब आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप काम कैसे कर सकते हैं? अगर आप काम नहीं कर रहे तो एंड मोस्टली दीज पीपल, ये लोग होते भी ऐसे हैं जो एक दिन की वो उनको जो इनकम मिल रही होती है वो मतलब डेली इनकम के लोग होते हैं। कि आप देखें हमने बात की थी कि माइक्रो फाइनेंसिंग के जो यूजर्स हैं वो कौन है? स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में ऐसे लोग हैं जो रेडी भी लगाते हैं, जो ऐसे काम करते हैं। अगर वो अपनी रेडी रोज़ नहीं लगा रहे, दे आर नॉट अर्निंग मनी, एंड फिर उनका सिस्टम कैसे चलेगा? बिकॉज दे आर वर्कर वो लिव ऑन अ डेली बेसिस, मतलब उनका सारा सिस्टम एक डेली बेसिस पे चल रहा होता है। सो पहली चीज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तो एक उनका नुकसान है कि जो उनकी सेविंग थोड़ी बहुत है, अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो उधार लेंगे। मैंने आपको पहले भी कुछ एग्जांपल्स देके बताया था कि अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है तो ये लोग उधार लेते हैं। वो अक्सर ऐसे, मैंने इंडिया की एग्जांपल देके बताया था, अक्सर ऐसे उधार होते हैं जिस पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो आपको जो लोन दिया जाता है वो इस बेसिस पे दिया जाता है कि आप जो हर महीने आप पैसे देंगे वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट होगी। एंड जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको उधार मिला है वो जब आपके पास एक ही दफ़ा लमसम उतनी अमाउंट होगी तो तब आप वापस करेंगे। एंड इन लोगों के पास भी इतने पैसे शायद इकट्ठे ही ना हो, वो सारी ज़िंदगी में इंटरेस्ट पे करते रहें। एंड हमने देखा था कि ये पीरों में चुप सांगरे, ब्लड सकर, ऐसे लोगों को कहा जाता है। सो द कॉस्ट आर ह्यूज, दिस इज़ अ ह्यूज रिस्क टू दिस पीपल। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, उसके अलावा इलनेस में वो काम नहीं कर सकते, वो भी है। एंड इसकी वजह से जो ऑलरेडी पॉवर्टी में लोग हैं वो सीवियर पॉवर्टी में जा सकते हैं। एंड द कंसिक्वेंसेज कैन बी हॉरेंडस, बट whenever there is a problem there is a solution as well, और इसकी तरफ जाया जा सकता है provided we have the will to work with them. The World Health Organization estimates that every year another 100 million individuals are pushed into poverty by medical costs.
राइट. सो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर. पहली बात हम कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1.3 बिलियन पीपल जिनको पीपल हु लैक एक्सेस टू हेल्थ केयर. दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट कि 100 मिलियन लोग ऐसे हैं. 1 मिलियन 10 लाख की कुल होता है. सो जस्ट काउंट दैट पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर. 100 मिलियन इंडिविजुअल्स आर पुश इनटू पॉवर्टी बाय मेडिकल कॉस्ट. सो देखें, पहली बात यह है कि इन लोगों को ऐसी बीमारियां लगने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी ज़्यादा होती है, बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता. ऑब्वियसली कच्ची आबादी, अगर हम आप पाकिस्तान में आज सोच के देख लें कि कच्ची आबादी हमें कहाँ देखने मिलती हैं, अक्सर वो नाला लेई के किनारों पे होती हैं. वहाँ पे जो सैनिटेशन के हालात होते हैं और उसके अलावा जो बाकी सब फैसिलिटीज उस तरह की चीज़ें होती हैं, they are not very good. मतलब not very good is euphemism. लेकिन मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे जो उनको फैसिलिटीज़ हैं, जो बाकी सब चीज़ें, they are in a very bad state. So उन लोगों को जो ऐसी बीमारियाँ लगने का की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती. और अगर बीमारी हो जाएगी तो वो उनकी पहली मेडिकल कॉस्ट और सेकंड हम बात करते हैं कि जो उनकी लॉस्ट इनकम है जिसकी वजह से they go into extreme poverty. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेटेड नंबर किया 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हर साल एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल कॉस्ट. हेल्थ इंश्योरेंस हैज ग्रेट पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड इकोनॉमीज इफ इट कैन बी स्केल्ड अप कमर्शियली. राइट. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ ग्रेट पोटेंशियल. ऑब्वियसली इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल बिकॉज इट कैन सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम. अगर हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है, विच इज़ वेरी पॉसिबल, तो उसकी वजह से इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है. एक जो बहुत बड़ा रिस्क है उनकी लाइफ से वो ख़त्म हो सकता है इफ़ इट कैन बी स्केल्ड अप कमर्शली. लेकिन इसके लिए हेल्थ इंश्योरर के लिए ज़रूरी है कि स्केल्ड अप से मुराद है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की जाए. पहली बात हमने देखी है, जब हम बॉटम ऑफ पिरामिड की बात करते हैं, बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बॉटम में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है. तो इसमें अगर ये इस जो बहुत ज़्यादा लोगों को अगर ये फैसिलिटी मिले तो तब जाके ये हमारे इंश्योरेंस के लिए फ़ायदा मंद होता है. बिकॉज वो ऑब्वियसली देखें, जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनको जो प्रीमियम्स वो ज़्यादा मिलेंगे और वो प्रीमियम्स को यूज़ करके फिर उन सब लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं. लेकिन अगर इस फैसिलिटी को कम लोग इस्तेमाल करेंगे देन इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. और मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, इन दिस कोर्स वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फिलैंथ्रोपी, we are focusing on bringing these people into the market. These are excluded people. We have to include them in the market system, and and we have to remove risks from their lives. जब हम मॉडर्न फाइनेंस को यूज़ करके इनकी लाइफ में से रिस्क को ख़त्म करेंगे तो ये खुद ब खुद प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनेंगे, जिसकी वजह से दो फायदे. एक तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे, सेकंड ये है कि हमारी सोसाइटी बेटर होगी. सो एंड मैं बार बार आपसे बात कर चुका हूँ, इन पाकिस्तान वी हैव अ ह्यूज नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. And if this course inspires you, then you should go ahead and do something like that. एक बात आप याद रखें कि फाइनेंस इज़ लाइक, अक्सर मैं फाइनेंस जब पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ, फाइनेंस इज़ लाइक इंजीनियरिंग. राइट. फाइनेंशियल इंजीनियरिंग तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा, लेकिन फाइनेंस इंजीनियरिंग से कैसे मिलता है? बिकॉज फाइनेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम लाइक इंजीनियरिंग सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. जब हम बात करते हैं कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, जब हम राइट ब्रदर्स की बात करते हैं, राइट ब्रदर्स कौन थे? साइकिल शॉप थी उनकी, बट दे हैड अ ड्रीम टू फ्लाई. वो उड़ना चाहते थे, एंड दे फाउंड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम बाय मेकिंग एन एरोप्लेन. और इसी तरह मैं अगर आपके सामने बात करता हूँ कि और फाइनेंस की बात करता हूँ, फाइनेंस क्या करता है? फाइनेंस स्ट्राइव्स टू रिड्यूस रिस्क्स फ्रॉम पीपल्स लाइफ. और रिस्क को वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अब देखें, हेल्थ इंश्योरेंस का एक अगर अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करके, एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो है मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, वो तो है ही है, लेकिन अब हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो हम बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों को प्रोवाइड कर सकें. अगर हम ऐसा एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, देन दैट कैन इम्प्रूव लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल. सो engineering is doing the same thing, finance is doing the same thing. Both are productive, and both are making a difference to the lives of the people. Alright, so let's discuss the example of Zurich, FSG and Bancosul. Zurich Financial Services Group has found a way to provide health insurance to low-income Bolivians for only $4 per month. Right, to inspire you, I'm just giving you some, मैं आपको वो नंबर्स बता रहा हूँ और वो सर्विसेज बता रहा हूँ और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ कि जो इस फैक्शन को अभी सर्व कर रहे हैं. एंड
जो चीज़ें सोची जाती हैं कि ये लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ है, तो वो हम देखते हैं कि इट इज़ वेरी पॉसिबल, और वो कैसे करें। मैंने आपको पहले बताया कि देखें, इन दिस कोर्स आर फोकस, पहली बात है कि आर फोकस इज़ ऑन मेकिंग सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स, और हम फोकस नहीं करें फिलैंथ्रोपी और डोनेशंस पे हम फोकस नहीं करें। एंड सेकंड हम ये देख रहे हैं कि जो और कैसे इनोवेशन को लाया जाता है, कैसे इनोवेशन आती है जहाँ पे कन्वेंशनल तरीके नहीं चलते, तो वहाँ पे बड़े इनोवेटिव वेज लाइक ग्रुप गारंटीज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हमने देखा है, जो काफ़ी सब चीज़ें आ रही हैं। सो देन मैनी प्लेयर्स कम एंड यूज इनोवेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। And I am quoting again and again many different examples from all around the world. मैं different examples का मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के इस खित्ते में ये हो चुका है, इस खित्ते में ये हो चुका है। Then and you should और अभी ये बड़ा आसानी से इसको रेप्लिकेट भी किया जा सकता है, but keeping in mind the social context, cultural context। जो चीज़ अब बोलीविया में हुई है, हो सकता है पाकिस्तान में ना हो सकती हो, उस तरह से ना हो सकती हो, बेसिक टेनेट्स सेम हो, लेकिन हमें उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़े, बिकॉज बोलीविया और पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। सो हम बात जब करते हैं, ज़्यूरिक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप हैज़ फाउंड अ वे टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू लो इनकम बोलीवियंस फॉर ओनली $4 पर मंथ। सो $4 पर मंथ से बराबर ₹400 पर मंथ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ बैड नंबर। और अब कंपनीज इंप्रूव कोशिश करेंगी कि इसको इससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ किया जाए। अगर वो ₹400 पर मंथ देंगे तो देन दे आर एटलीस्ट श्योर, दे आर एटलीस्ट ये उनकी ये इनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इन केस वो बीमार हो जाते हैं तो क्या होगा, इन केस अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके पास इलाज करने के पैसे कहाँ से आएंगे। The antecedents to these products lie in the relationship between Zurich and BancoSol, a commercial bank specialized in microfinance. So Zurich, तो आपने नाम सुना होगा, Zurich is a big insurance provider and BancoSol is a commercial bank specialized in microfinance. So इन दोनों की collaboration की वजह से ये चीज़ possible हो सकी। Zurich provides BancoSol savers with a life insurance policy for less than $1 per month. Once developed, Zurich began offering this life insurance product to multiple financial institutions, mutual housing finance companies, microfinance companies, and mainstream banks. राइट, सो हमने पहले बात किया था कि बोलीवियंस को ये $4 पर मंथ पे ऑफर किया गया, लेकिन अब देखें, अब ये ज़्यूरिक प्रोवाइड बांकोसोल से, जो बांकोसोल्स के सेवर हैं, ऑब्वियसली बांकोसोल इज़ अ माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो उसके सेवर्स हैं उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो $1 से भी कम उसकी प्राइस होती है। इसका मतलब है कि ₹100 से भी कम पर मंथ की प्राइस, ₹100 भी शायद कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल ना हो हर महीने का, लेकिन इट इज़ अ सब्सटेंशियली लो नंबर जो काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एंड दिस पेमेंट ऑफ ₹100 पर मंथ decreases a significant risk from their life. Once developed, Zurich began offering the life insurance products to multiple financial institutions. So Zurich ने जो अपने insurance products हैं वो multiple financial institutions के through provide करना शुरू किए, mutual housing finance companies, microfinance companies, and mainstream banks. By 2007, these policies reached 83,000 clients. So 2007 तक उनके स्टार्ट करने के बाद 2007 तक 83,000 clients उनके पास हो गए. This experience provided a base of market and operation knowledge that served as starting point for creating a health insurance program with BancoSol. Right, so ये experience था Zurich का. उसकी बेसिस पे उन्होंने, जब उन्हें पता चला इस मार्केट के बारे में, ऑब्वियसली जब शुरू में उन्होंने प्रोवाइड मुख्तलिफ लोगों के थ्रू ये चीज़ करना शुरू की। हमने पहले देखा है कि ज़्यूरिक ने सबसे पहले काफ़ी सारे म्यूचुअल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी सी, मेनस्ट्रीम बैंक के साथ मिलकर जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की तो उन्हें मार्केट के बारे में थोड़ा पता चला। ऑब्वियसली देखें, जब भी एक बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर आता है तो हो सकता है वो आते साथ फुल फ्लेज मार्केट में ना आ सके, हो सकता है पहले वो देखे कि मार्केट में आम एक छोटे लेवल पर आके देखा जाए कि इज़ इट वर्केबल, और सारी चीज़ें वो भी देखनी पड़ती हैं, या किसी और प्लेयर के थ्रू आया जा सके जो पहले ऑलरेडी सर्व कर रहा हो। सो ज़्यूरिक ने जब भी पहले देखा कि दिस इज़ वर्किंग आउट टू बी गुड, तो उन्हें बांकोसोल के साथ मिलकर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाया। द प्रोग्राम covers all doctor visits and most hospitalization costs. With 10,000 families participating, the program remains small, but plans are underway to scale it up and offer it through additional institutions. Right, so जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो उसके अंदर जो कवर था वो क्या था, जितने भी डॉक्टर के विजिट्स होंगे उन सब की जितनी भी पेमेंट होगी वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, और उसके अलावा मोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसकी भी जितनी कॉस्ट का जो मैक्सिमम हिस्सा होगा, मोस्ट
नॉट ऑल। रिमेंबर मोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो होंगी वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। शुरू में जब स्टार्ट हुआ प्रोग्राम तो 10,000 फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया। अभी भी प्रोग्राम स्मॉल है लेकिन देयर आर प्लेन्स उसके लिए, प्लेन्स यही हैं। देखिए जब माइक्रो फाइनेंस इस तरह के हम जब बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो देन वी गो फॉर, वी हैव टू स्केल। हमें हाई नंबर चाहिए होता है, हमें लाखों लोग, हमें करोड़ों लोग चाहिए होंगे जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो अगर हमारे पास स्केल होगा ओनली देन वी कैन सर्वाइव। अगर हमारे पास स्केल नहीं है देन इट विल बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव बिकॉज मार्जिन बहुत लो हैं। आपने इकोनॉमिक्स का एक रोल तो आपको पता ही होगा बिकॉज यूर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ना, कि अगर आपकी प्राइस कम है तो देन यू कैन टारगेट अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट और आप ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो वो प्रोडक्ट लेना छोड़ देंगे। तो उसी तरह जब हम बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों को सर्विस देने के लिए आते हैं देन वी विल, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमारा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन वो तो कम होगा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत बड़े नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा देन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज सम्स। सो देन स्केलिंग इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं ICICI लोमबार्ड, SKDRDP एंड ग्रामीण कोटा। ये भी कुछ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में किए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ इंडिया के एग्जांपल्स भी देखेंगे कि वहाँ पे कैसे हो। A real challenge in health insurance at grassroots is to structure and maintain a good relationship with hospitals and clinics that treat payments. Obviously, health insurance आपकी तभी चलेगी जब हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी इन पेशेंट्स को। नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो ऐसे लोग पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। गवर्नमेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है लेकिन दे आर नो वे इनफ और लोगों को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। एंड अब गरीब लोग भी यही कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं और वहाँ पे जाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ मनी और जब वो पैसे उधार लिए जाते हैं या मुख्तलिफ सोर्सेज से आते हैं सो दैट्स वाई इट इज़ अ सॉरी स्टेट विच वी आर इन राइट नाउ। लेकिन जो चैलेंज जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ वो ये है, जो रियल चैलेंज वो ये है कि ऐसा ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर बनाया जाए और एक गुड रिलेशनशिप बनाई जाए हॉस्पिटल्स के साथ, क्लिनिक्स के साथ, जो पेशेंट्स को अच्छा ट्रीट करे। अगर पेशेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो व्हाट्स द पॉइंट पेइंग फॉर अ सर्विस विच इज़ नॉट ट्रीटिंग यू गुड। सो दैट्स वाई जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के साथ ऐसी रिलेशनशिप को इंश्योरेंस कंपनी कैसे बनाए ताकि वो अच्छा ट्रीट कर सकें लोगों को। ICICI Lombard underwrote health insurance for the clients of Grameen Kota, an award-winning microfinance non-governmental organization in Karnataka, India. ICICI Lombard ने underwrote से मुराद है कि हेल्थ इंश्योरेंस ने प्रोवाइड की for the clients of Grameen Kota। ये एक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक है ग्रामीण कोटा, उनके लिए उन्होंने एक उनके लिए उन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की। सो अब देखते हैं हाउ डिड इट वर्क। द इनिशियल पायलट मेड एवरीवन अनहैप्पी, राइट। सो व्हाट हैपेंड, देखिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि देखिए अगेन जब हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं लोगों के लिए तो देन हो सकता है कि इनिशियली आपकी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से वर्कआउट ना हो बिकॉज आप जब काम करते हैं बिकॉज एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे अभी तक काम नहीं हुआ और वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। और जब हम वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं तो हमें वो चैलेंजेस का पता चलता है, चीज़ों का पता चलता है। और शुरू में अगर आप नाकाम भी होते हैं देन यू डोंट, इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया टू गिव अप वंस यू फेल बिकॉज जब बंदा फेल होता है तो उसके बाद बंदे को पता चलता है दिस इज़ व्हाट आई डिड रॉन्ग। यू हैव टू बी रेजिलिएंट, यू हैव टू इम्प्रूव योर एक्सपेरिमेंटेशन। और उसको अब जब इम्प्रूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोडक्ट्स बेहतर होंगे और आपकी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक टू एनीथिंग इन योर लाइफ। जब भी आप अनसक्सेसफुल हों, नेवर गिव अप एट दैट, कीप ऑन डूइंग until and unless you are successful. This is the only way to succeed. And जितने भी लोग successful इस दुनिया में, all of them have done this. And if you are not able to do it, then you can't go very far. Right. So just staying on the topic. मैंने बात आपसे की थी कि the initial pilot made everyone unhappy.
जो शुरू में सर्विस प्रोवाइड की गई उससे सब लोग बहुत नाखुश थे। ना तो ICICI लोम्बार्ड इतने प्रॉफिट्स बना रहा था, इसमें से लॉसेस शायद हुए, एंड ग्रामीण कोटा के जो क्लाइंट्स हैं वो भी हैप्पी नहीं। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द ग्रामीण कोटा स्टाफ डिड नॉट नो हाउ टू गाइड क्लाइंट्स ऑन द प्रॉपर यूजेज ऑफ द स्कीम। देखें प्रॉब्लम क्या था, जो ग्रामीण कोटा का स्टाफ था उनको पता ही नहीं था, दे डिड नॉट नो हाउ टू गाइड क्लाइंट्स द प्रॉपर यूज ऑफ द स्कीम। देखिए जब लोगों को पता ही नहीं है कि इन चीज़ों को हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ कैसे किया जाए, तो हाउ ऑन अर्थ दे कैन यूज़ इट। हम जब बात करते हैं, हमने पहले भी देखा है अक्सर कि दीज आर वेरी इनफॉर्मल पीपल हु डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, और जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कामयाब हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि दे टुक ऑल द फॉर्मेलिटी ऑफ द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम आउट ऑफ इट एंड दे मेड इट वेरी इनफॉर्मल। उन्होंने उसको बहुत इनफॉर्मल, बहुत आसान बना दिया। अगर किसी को लोन चाहिए आए डिस्कस करे, और अगर वो सारा हो जाता है सिस्टम तो उनको उसी वक्त कैश मिल जाएगा, टाइम्स कम किए, और जितना आसान होगा इसको समझना उतना ही आसान, उतने ज़्यादा चलेगा प्रोडक्ट। इन दिस के जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पहले प्रोवाइड की गई, इसमें ग्रामीण कोटा का जो स्टाफ था उनको पता ही नहीं था। They did not know how to guide their clients on the proper use of the scheme. उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अपने क्लाइंट्स को कैसे गाइड किया जाए, प्रॉपर यूज कर सकें वो स्कीम का। Clients could not understand how the scheme worked and filed grievances when they were denied benefits they erroneously expected. Right? So जो क्लाइंट्स थे, पहली बात कि ग्रामीण कोटा का जो स्टाफ था उन्हें पता ही नहीं था कि क्लाइंट्स को गाइड कैसे किया जाए ताकि वो प्रॉपर्ली यूज कर सके स्कीम को। सेकंड चीज, क्लाइंट्स को ऑब्वियसली इसका एक जो इम्प्लीकेशन थी वो क्या, क्लाइंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द स्कीम वर्क। क्लाइंट्स को पता ही नहीं कि कैसे चलती है स्कीम, एंड फाइल्ड ग्रीवियंसेस व्हेन दे वर डिनाइड बेनिफिट्स दे एररोनियसली एक्सपेक्टेड। और वो बहुत नाखुश हुए जब उन्हें और उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया जब उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एररोनियसली से मुराद है कि वो वाले बेनिफिट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये हुआ क्यों? बिकॉज ग्रामीण कोटा के जो स्टाफ थे उन्हें पता ही नहीं था कि वो कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। हॉस्पिटल्स वर अनेबल टू हैंडल द फ्लड ऑफ क्लाइंट्स दैट सडनली अपीयर्ड सीकिंग ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल्स जो थे वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जो इतने ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए, दैट सडनली अपीयर्ड सीकिंग ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट लेने के लिए इतने ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए, और उसको हॉस्पिटल्स भी उस सारे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। एंड ICICI लोम्बार्ड डिड नॉट सी एनी प्रोस्पेक्ट फॉर टर्निंग दिस स्कीम इनटू अ स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। इट वाज एंडेड आफ्टर अ ईयर। और ICICI लोम्बार्ड obviously did not see any prospect of turning this scheme into a scalable and profitable operation. अब जब इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और लोगों को अंडरस्टैंड पता भी नहीं है कि सर्विस कैसे यूज हो रही है, तो जो कुछ भी होता है वो तो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, बिकॉज वी आर पेइंग मनी फॉर दिस सर्विस। लेकिन आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो कवर नहीं भी होते हैं। इससे हरगिज़ मुराद नहीं है कि कुछ भी कवर नहीं होता, लेकिन ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में है वो अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्रामीण कोटा का जो स्टाफ था उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज उनको पता नहीं था कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए। दैट्स वाई ऑब्वियसली ICICI लोम्बार्ड को नुकसान हुआ इसके अंदर, एंड उन्हें 1 साल के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया। राइट, सो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल व्हेन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। सो इसके क्या मुराद है, इसको बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए? नो, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है और नेक्स्ट टाइम इनको इम्प्रूव किया जाए। और अगर कोई कर सकता है तो फिर देखा जाए वो कैसे करते हैं। सो उसके बाद क्या हुआ, अगर हमें एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रेजेंटेड इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एन NGO, द श्री क्षेत्रा, that's a hard name, so I would go with the SKDRDP, so that was the name of the NGO, which developed answers to the very list of problems the initial project encountered. Right, so this is again a very good experimental approach. एक NGO ने एक alternative solution दिया। कैसे दिया? उन्होंने they developed answers to the very list of problems the initial project encountered. उन्हें सबसे पहले देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हुए थे और उन सारे प्रॉब्लम्स के उन्होंने पहले आंसर्स निकाले और उसकी बेसिस पे उन्होंने एक नया सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट किया। SKDRDP carefully negotiated network relationships with a large number of hospitals.
सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जो उन्होंने नॉमिनेट किए थे 2-3 हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए एंड हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड होने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका नंबर, जो आपके हॉस्पिटल इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल ये प्रोवाइड कर रहे हैं इलाज जहाँ पे करवाया जा सकता है, उनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं तो फिर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उनको हैंडल करने में लोगों का। सो सबसे पहले उन्हें क्या किया, SKDRDP दे वर केयरफुली नेगोशिएटेड नेटवर्क रिलेशनशिप्स विद ए लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। सो उन्हें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हॉस्पिटल्स के साथ उन्होंने नेटवर्क रिलेशनशिप बनाया, बजाय इसके कि वो 1 या 2 या 3 हॉस्पिटल्स पे इन्हिसार करते। इंक्रीजिंग कन्वीनियंट ऑप्शंस फॉर क्लाइंट्स एंड मेकिंग इट ईजियर टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स। सबसे पहले कि इसमें देखें, अगर एक लार्ज नंबर अगर आप किसी भी इलाके में मौजूद हैं, वहाँ पे अगर आपके इलाके में 10 हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इसमें से चेक करवा सकते हैं, आप अपने क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही या फिर इट इज़ कंजस्टेड, देन यू कैन गो टू अनदर हॉस्पिटल। लेकिन अगर एक ही हॉस्पिटल में या 2 हॉस्पिटल में सारी सबको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सब लोग वहीं पर आएंगे एंड देन इट गेट्स ओवर क्राउडेड। सो इन दिस केस, पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के साथ रिलेशनशिप बनाया, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए आसानी हुई, क्लाइंट के लिए आसानी हुई, एंड मेकिंग इट ईजियर टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स। और हॉस्पिटल्स के लिए भी आसानी हुई कि अगर बड़े नंबर आते हैं क्लाइंट्स के, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पे, दैट्स व्हाई इट वाज ईजी फॉर द हॉस्पिटल्स एज वेल। Who would overwhelm a single institution? Obviously, अगर इतने ज़्यादा लोग एक single institution में चले जाएंगे तो that is going to overwhelm the single institution, but that is not the case. That is not the case with multiple. If multiple hospitals are providing the services. So look, there was a problem. They found a solution to the problem, and they presented the solution. उसके बाद उन्होंने क्या किया? It set up a department responsible for training all the program participants and managing the interface with clients. This project was made possible by SKDP's existing knowledge and relationships to the clients, right? So again, तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आया था, जो हमारा पिछला ग्रामीण कोटा बैंक था, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पता ही नहीं था कि कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या आप इस सर्विस को कैसे यूज़ करेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, क्या नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पेनेशिया कि आपकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में सॉल्व करेंगे, लेकिन इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। और वो सब चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का उनको पता ही नहीं था कि हाउ टू एक्सप्लेन दिस, दे वर नॉट ट्रेंड इन दैट, सो दैट बैकफायर्ड बिकॉज कस्टमर्स को पता ही नहीं था व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड दे एक्सपेक्टेड एवरीथिंग। बट इन दिस केस अ वेरी गुड अप्रोच, जो SKDRDP था, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, दे सेट अप अ डिपार्टमेंट, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑल द प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स। उन्हें जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ट्रेन कर सके तमाम प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को एंड मैनेजिंग इंटरफेस विद द क्लाइंट्स, और वो मैनेज करें इंटरफेस क्लाइंट्स पे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनको वो सारा प्रोसेस मैनेज करवाएं। एंड मैंने आपको सबसे पहले हमने बात की थी कि when we started this course, we focused on the dynamics of bottom of the pyramid market, कि वो लोग क्या है। हमने देखा था कि जो भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो एक लोकल कम्युनिटी को बड़ी चीज़ से जानता होता है। अगर वो अपने क्लाइंट्स को सही तरह से जानते नहीं हैं, then it is very hard to work in an environment like that if you don't know your client, if you're not very close to your client, if you're not providing social intermediation to your client. It's not just about financial intermediation. So, and in this case, SKDRDP has used that knowledge to their advantage. और उसके अलावा उनके पास एक एग्जाम्पल भी थी इससे पहले कि जो एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की गई वो फेल क्यों हुई, एंड दे टुक केयर ऑफ ऑल द मिस्टेक्स which were being made last time, and that's how it worked. Particularly in the early stages, this program was profitable for ICICI Lombard only because this training and administrative activities were carried out inexpensively and with some startup subsidy by non-profit SKDRDP. In spite of all this, देखिए ये जो अर्ली ऑन भी ये जो इंश्योरेंस प्रोग्राम था, ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा था वो तो ICICI Lombard प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल था बिकॉज ये जो ट्रेनिंग्स थी, ऑब्वियसली अगर एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सिर्फ ट्रेन करे क्लाइंट्स को, और जब उन्हें प्रॉब्लम आती है तो एडमिनिस्ट्रेट कर सके, उनको हॉस्पिटल का बता सके अपने कौन सा हॉस्पिटल में जाना है, क्या करना है, ये वो, दैट रिक्वायर्स मनी. सो
ये इनिशियली इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि ये जो ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट नया सेटअप किया उसमें जो ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ थी उन पे वो बहुत इनएक्सपेंसिवली सारी हुई, बहुत उस पर कम खर्चा हुआ बिकॉज ऑफ सम सब्सिडी, बिकॉज जो SKDRDP है दिस इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो उन्होंने जो स्टार्ट किया उसमें उन्होंने कुछ सब्सिडी भी दी। सब्सिडी से मुराद है कि तमाम की तमाम जो कॉस्ट थी वो लोगों से पूरी नहीं हो रही थी, दैट्स वाई उनको कुछ पैसे डोनेशंस में भी लेने पड़े जो उनको दिए उन्होंने। While this model may not sound fully commercial, given its use of subsidy and the role of regulation in driving the insurance company to work in this market, the sponsors do expect it to be sustainable over time. Right, so ये एक sound देखें, this may not be a fully sound commercial. This model may not be fully नॉट साउंड फुली कमर्शियल, मतलब कि फुली कमर्शियल साउंड नहीं होता कि सब्सिडी आ गई, सब्सिडी ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल हेल्प मिली है, अदरवाइज सिस्टम चल नहीं सकता था। लेकिन हम जब बात करते हैं कि हम देखते हैं, देखें दिस इज़ अ हार्ड टेरिटरी टू वर्क इन। अगर इतना आसान होता है यहाँ पे काम करना तो लोग पहले से आ चुके होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्जॉस्ट होती जा रही हैं। सो वी हैव टू गो इनटू न्यू मार्केट्स, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू कम अप विद न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग स्टफ टू सम पीपल। अगर आपको बहुत सारी कंपनीज की बात करते हैं तो अक्सर अगर हम क्रेडिट कार्ड कन्वेंशनल क्रेडिट कार्ड कंपनीज की बात करते हैं तो वो जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं उसमें अक्सर होता है कि शुरू में 0% पे क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए। पहले साल में हो सकता है उनको भी वो लॉस लेते हैं, सेकंड ईयर में हो सकता है उनको लॉस हो, लेकिन उसके बाद उन्हें प्रॉफिट्स में शो हो जाते हैं। सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग सम पीपल टू द मार्केट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट, न्यू प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर आवरसेल्व्स। और इन दिस सो अगर हम ऐसी चीज़ करना चाहते हैं then we have to take this kind of risks, then we have to take short-term losses in order to achieve long growth and long-term profits. So इस केस में पता चलता है कि completely hopeless नहीं है मार्केट। हो सकता है शुरू में हमें प्रॉब्लम्स आए, तो शुरू में हमें इस मार्केट को थोड़ा सा नज करना पड़े, तो सब्सिडीज लेनी पड़े, थोड़े से लॉसेस बर्दाश्त करने पड़े, बट नो इन द लॉन्ग टर्म इफ वी कैन स्केल द ऑपरेशंस वी हैव ह्यूज ऑप्टिमिज्म तो है ही है, लेकिन वी हैव ह्यूज पोटेंशियल इन दिस मार्केट। राइट, नाउ कमिंग टू हाउसिंग फाइनेंस। At the bottom of the economic pyramid, millions of families across the world live in conditions whose squalor would shame middle class residents of rich countries, right? So ये again मैंने पहले भी बात की है कि जो bottom of the pyramid लोग होते हैं वो slums में रह रहे होते हैं, वो very bad sanitary situations में रह रहे होते हैं, very bad health situations में रह रहे होते हैं, so बहुत बुरे हालात में रह रहे होते हैं। Dirt floors, leaky roofs, गंदे फर्श होंगे, leaky roofs होंगे, outdoor plumbing and overcrowding are only a few of the facts for a huge proportion of the next billion people. Right, so these are the problems. Overcrowding, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, leaky floors, गंदे होंगे, और ऐसे जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, बट इन लोगों की मजबूरी होती है, इनको रहना पड़ता है वहाँ पे। It's no wonder that dreams of a better household such emotional power. So obviously इनके लिए एक बहुत, अगर उनके एक अच्छा छोटा सा उनका अच्छा सा घर उन्हें मिल जाता है तो that is a dream for them, dream come true, and that can be achieved through housing finance. We noted how the subprime fallacy causes product designers to equate housing finance with traditional mortgages and to conclude that they cannot serve the base of the pyramid. बट हम सब प्राइम फाइनेंसिंग के बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि ऑब्वियसली जो सब प्राइम में गलती यही की गई थी, जो हम पहले हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं उसमें मॉर्गेज सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आता है, और उसमें गलती ये की थी कि जो मिडिल क्लास या हाई क्लास के लिए जो प्रोडक्ट था उसी का एक स्केल डाउन वर्जन बना के इन लोगों को दे दिया गया, जिसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे थे या डिफ़ॉल्ट की परसेंटेज वगैरह करके ये वो बस। लेकिन हमने पूरी मार्केट की नीड असेसमेंट नहीं की, अपने प्रोडक्ट को, मैंने आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन के जो रूल्स बताए इस मार्केट के लिए वो अप्लाई नहीं किए। दैट्स व्हाई वी हैड अ ह्यूज क्राइसिस। Banks face other obstacles to providing low-end housing finance too. Without secondary markets to purchase bundle housing loans, the loans tie up liquidity and cause a term mismatch on the balance sheets. Another issue देखें,
all of you are banking and finance graduates, so I think you should be aware of the term securitization. सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? अगर आप मॉर्गेजेस, आपके पास प्राइम मॉर्गेजेस हैं, अब मॉर्गेज क्या है? मेरे पास एक बंदा, देखिए एक बैंक के पास एक बंदा आता है, बैंक के पास भी एक बैलेंस शीट होती है, उसमें कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स क्या होते हैं बैंक के? सबसे पहले लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जो लोग आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं वो बैंक की लायबिलिटी होती है, बिकॉज आप वो कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं। और उसके अलावा बैंक अगर फाइनेंसिंग किसी और तरीके से हासिल करता है, ऑब्वियसली अगर बैंक एक लिस्टेड कंपनी है तो वो कुछ शेयर्स भी देगा। जब वो शेयर्स लोगों को देंगे तो ऑब्वियसली उनको कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो भी उनकी फाइनेंसिंग साइड पे आ जाएगा। कुछ लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं, ये सारा इनकी लायबिलिटी साइड पे आ जाता है। एसेट्स में क्या है? जो वो अब जिनके पास पैसा आया है उसको ऑब्वियसली वो आगे किसी को लोन करेंगे और लोन पे जो उनको पेमेंट्स मिलेंगे उससे वो अपनी लायबिलिटीज वापस करेंगे। सो जो उनके एसेट साइड पे होता है, वो जो डिफरेंट लोगों को उन्होंने लोन दिए हुए, उन लोगों के लिए तो लोन होंगे, लेकिन बैंक के लिए वो उनके एसेट्स होंगे। सो अब एक बैंक है, उसके पास 1 अरब रुपया पड़ा हुआ है, तो वो 1 अरब ऑब्वियसली जो होता है उसमें से एक परसेंटेज, मतलब अगर वो 70% या 80% उसमें से लोन्स दे देता है, तो फिर उसको वेट करना पड़ता है। अगर वो सारे के सारे मॉर्गेजेस में देते हैं, मॉर्गेज बड़ी लंबी होती है, 15 या 20 साल, तो बैंक की हो सकता है लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, तो एक तरीका जो किया जाता है उसको सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, कि वो जो एसेट्स होते हैं, जो मॉर्गेज होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको पूल बना के उसको कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशंस बना के उनको आगे डिफरेंट इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया जाता है। जब सेल कर देंगे तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर होंगे वो उनकी बैलेंस शीट चलेगा और बैंक को पेमेंट मिल जाएगी। So if you are not understanding this, then you should search the term securitization on Google, and you will find everything about securitization. This is not a class in finance, so I will not go into the detail of securitization here. लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोन दिए जाते हैं, अगर हाउसिंग फाइनेंस के लिए बॉटम ऑफ पिरामिड में लोन देंगे तो उसको सिक्योरिटाइज करना मुश्किल होता है और लिक्विडिटी प्रॉब्लम बनता है, इसलिए बैंक्स इस तरह की चीज़ों में जाना पसंद नहीं करते। Longer loan terms would make loans more affordable and suit borrowers, but this leaves lender vulnerable to interest rate fluctuations. Or this is again very interesting topic, and I teach this in my financial markets course. उसमें मैं अक्सर मैंने बात करते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें डिटेल में जा सकता कि जितना लंबा ज़्यादा पीरियड होगा उतना आसानी हो जाएगी लोन के लिए उसको पे बैक करना, लेकिन बैंक के लिए उतना मसला बन जाता है, बिकॉज अगर हमने बैंक ने फिक्स इंटरेस्ट पे लोन दे दिया अगले 30 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो बैंक इज टेकिंग ह्यूज रिस्क। तो बैंक कौन सा इंटरेस्ट रेट सेटअप करे? अक्सर वेरिएबल रेट इंटरेस्ट के लोन्स भी दिए जाते हैं। अगर वेरिएबल दिए जाएंगे तो फिर वो सारा लोन जो हमारा कस्टमर होता है उसके ऊपर रिस्क पड़ जाता है। सो लॉन्ग टर्म लोन्स और बैंक्स की कोशिश होती है कि इतने लंबे अरसे के लिए लोन ना दिया जाए, लेकिन अगर इस तरह के लोन दिए जाएंगे हाउसिंग फाइनेंस के, तो वो बाय नेचर दे आर लॉन्ग टर्म। A major constraint in the cost of new home construction, which requires long amortization if purchase is to be financed affordability. Governments could also work faster to help residents turn their informal squatters' right into legal title. इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। बैंकों की एग्जांपल मैंने देखी थी कि वो जब लोन्स दे रहे हैं वो उस पर नहीं दे रहे कि आपकी हाउसिंग की जो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, हमने देखा था कि वहाँ पे पीरू की हम बात करते थे तो वहाँ पे होता था कि एक जहाँ शहर बन जाते थे उसके आउटस्कर्ट्स में लोग जाके खुद बस जाते हैं। सबसे पहले वो वैसे ही जाते हैं, टीन का घर बनाते हैं और ऐसे ऐसे उसको पक्का कर लेते हैं, तो उनके पास कोई फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते। तो अब ऐसे लोगों को कैसे, अगर वो अपने घर को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लोन चाहिए, तो व्हाट टू टेक एज कोलैटरल। तो इसको सॉल्व में बैंकों में नहीं किया था, उन्हें छोटे छोटे लोन टर्म्स पे दिए उनको और उन्होंने उनकी ओनरशिप को एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से दे मेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट, और लोगों की भी एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसमें काफ़ी काम कर सकती है ताकि वो इनफॉर्मल जो राइट्स हैं उनको लीगल टाइटल्स में कन्वर्ट किया जाए, ताकि लोगों को हमने पहले एक बात की थी जो कि डेट कैपिटल ना हो, ऐसा कैपिटल जिसको लोग यूज़ ना कर सकते हो कोई चीज़ फाइनेंस करने के लिए, तो दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। On the other hand, there are clear advantages to making low-income housing loans. Repayment rates are even higher than for micro-enterprise loans because housing is a top priority for borrowers. So, जो रीपेमेंट रेट है वो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स के भी से भी बेटर होते हैं जो आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को हाउसिंग लोन्स देते हैं, बिकॉज हाउसिंग एक बड़ी टॉप प्रायोरिटी होती है इन बॉर्डर्स के लिए। दिस मेक्स हाउसिंग लोन्स पोर्टफोलियो वेरी स्टेबल एंड गुड फॉर क्लाइंट लॉयल्टी। Operational costs are lower because loans are longer term than business and personal loans.
and there is little competition in most countries with huge market for early entrants. Again इसमें काफ़ी फ़वायद हैं. पहली बात ये हमने बात की है कि पोर्टफोलियो जो लोन पोर्टफोलियो वो बड़ा स्टेबल होता है. उसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट में काफ़ी लो होती हैं बिकॉज लोन्स आर लॉन्गर टर्म देन बिजनेस और पर्सनल लोन्स. ऑपरेशनल कॉस्ट कम है बिकॉज जितना लॉन्गर टर्म लोन होगा उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट उतनी कम हो जाएंगी. एंड देन देयर इज कंपटीशन अमंग कंट्रीज with a huge market for early entrants. So some creative approaches. So let's see some creative approaches. Consider the example of creative product designed by Mikasa Housing Finance, Housing Microfinance product of Mibanco, and Patrimonio Hoy program of Cemex. They illustrate the key design principle of good fit to local patterns. हमने Mibanco एग्जाम्पल पहले भी देखी है, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बताता हूँ. उसके अलावा एक और Cemex के एग्जाम्पल हम देखेंगे. In both these programs, the choice to supply housing microfinance for home improvement rather than whole housing finance works for Latin Americans in the informal sector, since they often expect to build their houses incrementally. देखिए सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने ये देखा है कि जो रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पूरे का पूरा घर बनाना है जिसके लिए आपको एक ही दफ़ा सारे पैसे चाहिए होंगे, या फिर घर खरीदना है बनाना है जिसके लिए आपको एक बड़ी इनकम चाहिए होती है. मैंने आपको पहले बताया था कि इनफॉर्मली लोग कोशिश करते हैं कि पहले एक छोटी सी जगह पे घर बनाया, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया गया. और हमने एक खातून की एग्जांपल भी देखी थी हमने कि उन्होंने पहले माइक्रो फाइनेंसिंग का लोन लिया विदाउट एनी कोलैटरल ऑन ग्रुप गारंटीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने घर के लिए लोन लिया, सब चीज़ें. तो दैट वर्क्स आउट. सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम इस केस में बात करते हैं वो कि जो रिक्वायरमेंट फॉर्मल सेक्टर में होती है वो ये होती है कि अगर घर में अगर वो 3-4 कमरे बनाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फाइनेंस चाहिए तो वो प्रोवाइड किया जाए. अगर वो एक छोटा सा घर का हिस्सा भी और बनाना चाह रहे हैं बाकी फिर फ्यूचर में बनाएंगे तो इस तरह के इंक्रीमेंटल छोटे छोटे उनको लोन्स दिए जाएँ. छोटे से इमरान नहीं कि बहुत छोटे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोन दिए जाएँ, बजाय इसके कि जिस तरह से कन्वेंशनल मार्केट में होता है कि यू हैव टू गिव अ लंप सम बिग लोन, या तो बंदा बाय करता है उसे फिर बंदा पूरा बनाने की कोशिश करता है. सो दैट इज़ वन मेन डिफरेंस विच हैज़ बीन ऑब्जर्व. पाकिस्तान में देखा जाए तो लोग बड़े छोटे छोटे घर शुरू में बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रेजुअली बड़ा करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो दिस कैन बी insight which can help you. Home improvement loans also tap into enormous quality gap in housing, where the number of people living in homes needing basic improvements is at least as large as the demand for new homes. At the same time, it sidesteps the difficulty of making long-term mortgages in informal areas. So देखा जाए तो कन्वेंशनल सेक्टर में मॉर्गेज इज इंपॉर्टेंट. देखें हाउसिंग फाइनेंस की भी अगर बात करते हैं तो पूरे घर के लिए लोन दिया जाता है, घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, और होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी लोन थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. लेकिन छोटी छोटी होम इम्प्रूवमेंट करने के लिए छोटे छोटे लोन्स दे आर नॉट वेरी कॉमन, बट दैट दे आर देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर ऑल दीज लोन्स. और इनफॉर्मल एरिया में अगर इस तरह के लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको ये प्रोवाइड करनी चाहिए. उससे तो आप एक तो पहली बात है कि आपको इतने लंबे अरसे के लिए इतना बड़ा लोन देना नहीं पड़ेगा जिससे आपको लिक्विडिटी के बैंक को प्रॉब्लम हो या आपके इंस्टीट्यूशन को प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट का और जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से आपको इफेक्ट हो सकता हो, तो वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं. सो इट मेक्स सेंस टू गिव देम स्मॉल मॉर्गेज लाइक लोन्स, जिनसे इनफॉर्मल लोगों को भी फ़ायदा है और इंस्टीट्यूशन को भी फ़ायदा है. Mibanco housing finance loans. Housing microfinance looks more like microcredit than like home mortgages. Loans are small, generally ranging in terms of 1 to 3 years, backed by non-traditional collateral. So, हमारे हाउसिंग फाइनेंस के लोन्स होते हैं, ये मॉर्गेज लोन्स जो हम बात करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को जो लोन्स दिए जाते हैं वो मॉर्गेजेस की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे होते. वो आपको माइक्रो क्रेडिट की तरह, माइक्रो क्रेडिट के छोटे छोटे लोन जो माइक्रो क्रेडिट की मैं बात करता हूँ उसकी तरह उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती हैं. लोन्स छोटे होते हैं, 1 से 3 साल तक के लिए दिए जाते हैं, बैक्ड बाय नॉन ट्रेडिशनल कोलैटरल. मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रेडिशनल कोलैटरल नहीं दिया जाता, उसमें काफ़ी से हो सकता है ग्रुप गारंटी ले ली जाए. जहाँ पे अब हम बात करते हैं कि एक कच्ची आबादी में हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर पैसे सबसे यहाँ कच्ची आबादी में कोई कुछ बनाना चाह रहा है, अपने घर में थोड़ी इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है, उसके पास फॉर्मल राइट्स नहीं है, तो फिर वहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि कोलैटरल आप क्या लेंगे. और पीरू की जब एग्जांपल हमारे पास मिबांको की है तो दे एक्सेप्टेड, तो जो लोग वहाँ पे रहते थे उनने राइट्स को एक्सेप्ट किया और उसकी बेसिस को उनको कोलैटरल रखते हुए उन्होंने उनको लोन्स दिए, एंड दैट वर्कड and that can work in Pakistan, but it all depends on how you approach the problem. At Mibanco, housing microfinance loans are secured in the same way micro enterprise loans are secured with personal and business assets.
पर्सनल या बिजनेस एसेट्स पे सिक्योर किए गए ये वाले लोन. Since the homes of the poor are not readily bought and sold, the housing market and asset prices cannot be foundations for a loan repayment. इसमें भी बात है कि since the homes of the poor are not readily bought and sold, जो इस तरह के घर होते हैं वो इतनी आसानी से buy and sell नहीं होते, तो हाउसिंग जो मार्केट एंड एसेट प्राइस cannot be foundation of the loan repayment. तो फिर जो हाउसिंग मार्केट है, वो एसेट प्राइस है, वो उसको फाउंडेशन बनाया नहीं जा सकता लोन पेमेंट के लिए. An assessment of repayment capacity based on income and cash flow predicts loan quality more effectively than house value. Right. So इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हम असेस करते हैं जो रीपेमेंट कैपेसिटी, अगर कोई बंदा आपके पास लोन लेने के लिए आता है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से, उसको हाउसिंग के लिए लोन चाहिए, कि छोटा लोन है 1 या 3 साल के लिए, तो आप उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखेंगे बेस्ड ऑन हिज इनकम एंड कैश फ्लो प्रेडिक्शन, कि उसकी इनकम क्या है, कैश फ्लो कितनी जनरेट कर रहा है. तो उससे आपको लोन क्वालिटी का ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, बजाय इसके कि हम उसको बेस कर दें जो हाउस जो उसका पूरे घर की बिकने की प्राइस है या खरीदने की प्राइस, बिकॉज उसकी तो मार्केट ही कोई नहीं. सो जो सब प्राइम में था उनने बेस किया था हाउसिंग की प्राइसेस के ऊपर सारा कुछ, और वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया तो बहुत ज़्यादा गिर गई, जिसकी वजह से उनको जितना उन्होंने लोन दिया था वो घर बेचने के बाद भी पैसे नहीं पूरे कर पाए. सो अगेन अ प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉल्ट जो हमारा सब प्राइम मार्केट में आया वो पहले आया, बट दैट डजंट हैव टू बी द केस ऑल द टाइम्स. दैट्स इट फॉर टुडे. सो जो एग्जाम्पल सब कुछ रह गई हैं, आई विल टेक देम इन द नेक्स्ट लेक्चर. और उसके अलावा फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे स्टार्ट करूँगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, और इसके अलावा कि रेमिटेंसेस के बारे में बात करेंगे. दैट इज़ अ ह्यूज पार्ट, और इसमें जो हमारी कुछ पार्ट रह गया इसका वो भी हम डिटेल में इसमें देख लेंगे. टुडे वी कंटिन्यूड हमने इंश्योरेंस के बारे में बात की, जिसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस का देखा कि हाउ हेल्थ इंश्योरेंस कैन इम्प्रूव द प्लाई ऑफ पीपल, और जिसमें हमने ये देखा है कि हेल्थ इज़ अ ह्यूज इशू जिससे लोगों को डील करना पड़ता है. और हमने ये देखा है कि इसकी व्हाट वी सॉ इज 1.3 बिलियन लोग ऐसे हैं कि जो जिनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं, जिनके एक्सेस नहीं है. सेकंड में देखा कि 100 मिलियन लोग ऐसे जो हर साल एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज़. सो इट इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर दिस. लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं. हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स ने आने की कोशिश की एंड और वो इस मार्केट में नहीं चल सके बिकॉज काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. हमने ICICI लोम्बार्ड की एग्जांपल देखी. पहले केस में जब वो आए तो सबसे पहली बात की जो ग्रामीण बैंक था जो ये प्रोवाइड कर रहा था सर्विसेज, साथ जो ये इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा था, वो अपने क्लाइंट्स को इतनी चीज़ समझा नहीं सके कि हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट्स. तो इसकी वजह से काफ़ी मिसकंसेप्शंस बने, लोग इसको सही यूज़ नहीं कर सके, बैंक्स को लॉसेज हुए, सब लोग वापस चले गए. उसके बाद फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की, उन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया, उन्होंने हॉस्पिटल से अच्छे रिलेशनशिप बनाए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए लोगों को, और एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका काम सिर्फ ये था कि लोगों को वो बता सके कि सर्विस को कैसे यूज़ करना है, और जब उन्हें यूज़ करना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देख सके. उससे कुछ इंप्रूवमेंट आए, लेकिन फिर भी वो सब्सिडी सिस्टम चल रहा है. एंड इंशाल्लाह उम्मीद ऐसी है कि फ्यूचर में ये सर्विस एक बड़े लेवल पर प्रोवाइड की जा सकेगी, स्केल हो सकेगी, ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सकें. हमने हाउसिंग फाइनेंस पे स्टार्ट किए एंड विल कंटिन्यू द हाउसिंग फाइनेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. उसमें रेमिटेंसेस के बारे में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.